चलिए, जय श्री कृष्ण बच्चे सभी को। आ जाइए जल्दी, सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया। लाइव जुड़ जाइए बेटा, जल्दी जल्दी। मेरी आवाज आ रही है? कमेंट करके बताएं बेटा सभी बच्चे। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? वीडियो आपको दिख रही है बेटा? कमेंट करके बताएं। चलिए, कमेंट करके बताइए बेटा, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। विज्ञान की किताब निकाल लें सभी आप अपनी अपनी। चलिए, बच्चे बोल रहे हैं बेटा आ रही है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा लाइव सेशन। मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूं बेटा, एक सेकेंड बस। जी देखिए, तो बच्चे, आशा करता हूं आप सभी मुझे बढ़िया सुन रहे होंगे। तो हमारा क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका कि नाम है अम्ल एवं क्षार। ठीक, अम्ल और क्षार, जिसमें कि हमने पहले कुछ कुछ चीजें पढ़ ली हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा, देखिए आप किताब निकालिए और आप निकालिए उसमें बेटा टॉपिक नंबर 2.2, जो कि क्या है? टॉपिक नंबर है बच्चे आपका 2.2, जो कि बच्चे क्या है आपका? सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या क्या समानताएं हैं? देखिए बच्चे, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि सभी अम्लों एवं क्षारों में क्या क्या समानताएं हैं। ठीक, अभी हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए, भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए, क्षार के बारे में पढ़ लिया। अब हम ये देखेंगे कि सभी अम्लों में समानता क्या है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि किताब वगैरह में दे रखा है। तो बच्चे, आप किताब लेके बैठे होंगे, उसमें मिलाएं आप, मैं पढ़ता रहूं आपके। देखिए, मेरे पढ़ाने का बेटा तरीका यही है। जो भी कोई बच्चा यदि नया जुड़ रहा हो, या बाद में मैं इस वीडियो को जब यूट्यूब पे डालूंगा तो बच्चा कोई यूट्यूब पे देख रहा हो, तो बच्चे, हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि हम किताब के टॉपिक वाइज आपको पूरी किताब क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद पार्ट के अंदर और अभ्यास में जो प्रश्न आपको दे रखे होंगे, हम उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद पहले पूरा आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, इसके बाद में आपको परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चे, कह रहा है कि अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों एवं में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। मतलब कि हमने जब अम्लों के रासायनिक गुणधर्म पढ़े बेटा, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक अम्ल अलग रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा हो, या दूसरा अम्ल कोई अलग रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा हो। सभी अम्लों के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे थे, तो सभी अम्लों में कुछ ना कुछ समानता होगी, जो कि अभी हमारा टॉपिक है कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या क्या समानताएं हैं। तो देखिए बच्चे, गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? जितने भी हमने इनके अम्लों के और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़े, वो सभी अम्लों को और क्षारकों के एक से आए। मतलब ऐसा नहीं है अम्ल और क्षारकों के एक से आए, जो अम्ल थे। जैसे हमने बेटा ये देखा था कि जैसे हमारे अम्ल कौन कौन से? HCl हुआ बच्चे, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, आपका बच्चे CH3COOH, देख सकते हैं आप। ये अम्ल मुख्य हैं बेटा, जो कि हम इस चैप्टर में ज्यादातर पढ़ेंगे। ये प्रबल अम्ल है, मुख्य अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो आपका नाइट्रिक अम्ल और एस्टिक अम्ल, ये सभी इनके नाम हैं। आप इनके नाम और फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद कर लेना। ठीक, इन सभी अम्लों की हमने विशेषताएं देखी। तो
वो सभी अम्लों की जो रासायनिक गुणधर्म थे वो बिल्कुल एक जैसे आए। तो इनमें क्या समानता है हम देख रहे हैं कि हमने क्रियाकलाप एक और किया जिसमें हमने धातु के साथ सभी अम्लों की अभिक्रिया करवाई। और आप सबको अच्छे तरीके से पता हैगा कि किसी भी बच्चे धातु के मैं अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाता हूं, अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाता हूं, कोई भी धातु हो और अम्ल हो उसके साथ में अभिक्रिया करवाता हूं। तो बेटा दो चीजें बनती हैं, आप सबको पता होगा, धातु जो भी होगी उसके साथ का क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा, और प्लस हमेशा क्या निकलती है बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमने ऐसा पढ़ा सभी अम्लों के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इससे हमें यह पता चलता है, अब हमने क्या देखा कि सभी अम्लों की अभिक्रियाएं हम किसी भी धातु से करा रहे हैं तो हमेशा क्या निकल रही, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चे यहां पर आपको एक बात क्लियर देखना है कि यदि सभी अम्लों में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो कहीं ना कहीं अम्ल में हाइड्रोजन होगा, और जो कि आपको दिख भी रहा है। देखो ये अम्ल मैंने लिखा इसमें हाइड्रोजन है आगे, ये अम्ल मैंने लिखा इसमें भी हाइड्रोजन है, ये अम्ल लिखा मैंने इसमें भी हाइड्रोजन है, और ये अम्ल लिखा इसमें भी पीछे क्या है बेटा, आपकी हाइड्रोजन है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। चलो एक बात पता चली आपको, सभी अम्लों में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है। फिर एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपको किताब में समझाया जा रहा है कि एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करेंगे क्या। अब पॉइंट ये आ जाता है कि हमने क्या पढ़ लिया, हमने एक समानता पढ़ ली। अभी तक जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने जितने अम्लों का प्रयोग किया उन सभी अम्लों में हमने धातु से अभिक्रिया कराई, तो सभी अम्लों ने धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करी, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट किया बकायदा हाइड्रोजन गैस ने। तो इसका बेटा अब आप अच्छे तरीके से जानते हो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से भी, या आपने कक्षा 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व का निर्माण नहीं होता है, जो तत्व अभिकारकों में हैं, तत्व आप समझते हो बेटा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व होते हैं। तो कोई भी तत्व यदि आपका काय में है बेटा, अभिकारकों में है, तो उत्पाद में वही तत्व बनेगा, उत्पाद में किसी नए तत्व का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का निर्माण नहीं होता है। तो इस बात से आपको पता चलता है कि यदि हाइड्रोजन बना है तो जाहिर सी बात है कि अभिकारकों में, जो कि क्या है, अम्ल, और कोई सी भी धातु। अब धातु तो हम सिंपल ले रहे हैं, जैसे कोई भी ली, तुमने जिंक ली तो जिंक में थोड़ी हाइड्रोजन है। आप कोई अन्य धातु ले रहे हो, आप एल्यूमिनियम ले रहे हो, आप कॉपर ले रहे हो, इनमें थोड़ी धातु है, वो सॉरी हाइड्रोजन है। तो कहीं ना कहीं हमें पता चला कि अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ये हमने देख लिया। तो बच्चे मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी, आप थोड़ा सा जल्दी से समझने की कोशिश करें, किसी को नहीं आए तो आप वीडियो को रिटर्न करके वापस देख ले। क्या सभी अम्लों की हम समानता देख रहे थे, चारों की देख रहे थे, तो हम अभी तक चैप्टर पढ़ते आए जिससे कि हमें पता चला कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं बच्चों जिनमें क्या है, हाइड्रोजन होता है। ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनमें कि हाइड्रोजन होता है। तो क्या प्रश्न यहां पे उठता है आपके मन में कि सर जितने भी यौगिकों में हाइड्रोजन होगा क्या वो सभी अम्लीय होंगे। तो इस चीज का एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे, बढ़िया तरीके से क्रियाकलाप करेंगे, जिसका कि डायग्राम मैंने आपको हल्का सा जैसा किताब में बन रहा है वैसा बना रखा है, ठीक। तो हम अब चेक कर रहे हैं, हमने एक समानता अम्लों की पढ़ ली, सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो आप ये लिख भी सकते हो, पहली समानता, चलो आप लिख ही लो, ये तो पुरानी जानकारी है मैंने आपको बता दी है, आप लिख भी सकते हैं बेटा कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है। पहली विशेषता है कि हेलो बेटा, कोई बच्चा कमेंट करके थोड़ा बताना, एक बच्ची का कॉल आया किसी का, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा हो या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो या आपको आवाज ना आ रही हो बेटा, ऐसा कुछ हो। एक बार और मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताएं आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, एक बच्ची का कॉल आया है बेटा, बताना थोड़ा सा
जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या सब सही चल रहा है, मेरी आवाज आपको आ रही थी, वीडियो दिख रही है, जल्दी बताओ बच्चों। जल्दी कमेंट करके बताएं। चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर। तो चलिए हम क्लास को आगे करते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस है, चलिए होने दीजिए। देखिए क्लास किसी का कॉल आ जाता है तो कट जाती है। अभी मुझे वो प्रक्रिया पता नहीं है कि कॉल को कैसे रोका जाए। मैंने मेरे मोबाइल पे डू नॉट डिस्टर्ब की सेवा चालू कर दी है, इसके बाद भी कॉल आता है, नेट रुक जाता है या क्या होता है मुझे नहीं पता। चलिए तो बच्चे क्रियाकलाप है, तो उस क्रियाकलाप में आपसे क्या बोल रहा है कि भाई ग्लूकोज ले लो। तो अब चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप साथ साथ में लिखते चलेंगे। ग्लूकोज, सभी जानते हैं बच्चे ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व यौगिक होता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है। आप जो भी खाना वगैरह खाते हो तो उससे पहले ग्लूकोज ही बनता है, फिर हमें शरीर में एनर्जी मिलती है, जिसका कि फॉर्मूला होता है बच्चे C6H12O6। मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं कि किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन है तो क्या वो अम्ल होता है। चलिए देखेंगे। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन है, हमने एक ऐसा यौगिक लिया जिसमें हाइड्रोजन है। इसके बाद एक और दे रखा है बेटा एल्कोहल। क्या दे रखी है, एल्कोहल। एल्कोहल आप जानते होंगे बच्चे, एल्कोहल को देसी भाषा में आप कह सकते हो शराब बोल सकते हैं आप इसमें। चलिए हालांकि हर एक एल्कोहल उस कैटेगरी में नहीं आती है जो पीने योग्य होता है। चलिए अब मैं क्या करूं बेटा इस प्रॉब्लम का, चलिए सॉल्यूशन निकालेंगे, आप चिंता ना करें, हर प्रकार का सॉल्यूशन निकालेंगे। किसी बच्चे को वीडियो दिख नहीं रही थी तो उस बच्चा वो कॉल करके बोल रहा है मेरे से कि तो आप बेटा अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही आप बाद में देख सकते हो। सबसे पहली बात, चलिए आपको लाइव देखना है अभी, आप बीच में कॉल ना करें। यदि आपको लगता है कि सर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको कैसे बताएं, हमारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको कैसे बताएं, तो मैं आपको एक अलग नंबर दे दूंगा, एक अलग मोबाइल में अपने पास रख लूंगा जिसपे कि आप कॉल करके बता सकते हैं। इस मोबाइल में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए क्योंकि बार बार करेंगे वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, वीडियो काम की नहीं रहेगी बच्चे, मुझे फिर से उस पर मेहनत करना पड़ेगा, आप समझे बात को। तो एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र होता है बच्चे आपका C2H5OH। तो आपको दिख रहा होगा बेटा इसमें भी हाइड्रोजन है, ठीक। हालांकि बहुत प्रकार के एल्कोहल होते हैं, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपके केमिस्ट्री का ही एक भाग है कार्बनिक यौगिक, हम उसको पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। एल्कोहल बहुत प्रकार के होते हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, इस तरीके से बहुत सारे प्रकार के एल्कोहल होते हैं। चलिए एल्कोहल, इसके बाद तीसरा उन्होंने लिया बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थोड़ा जल्दी देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या लिया बच्चे आपने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, जो कि होता है बच्चे आपका HCl, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल लिया बेटा, क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। ये पदार्थ आपको प्रयोगशाला में मिल जाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि होता है बच्चे H2SO4। इसके बाद और भी कुछ नहीं लिया है, आधी कप विलयन लीजिए, ठीक है, ले लिया बेटा हमने। तो आपको दिख रहा होगा, मैं पूरा बता देता हूं आपको, थोड़ा सा किताब आप अच्छे से पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन में किताब को अभी फॉलो नहीं कर रहा हूं, आप किताब को अच्छे से पढ़ लें। देखें तो बच्चे ये सब जो यौगिक हमने ले रखे हैं, इन यौगिकों का करना क्या है। तो एक पात्र लिया बेटा जिसमें कि लकड़ी का, ये काय का है, आप किताब में अच्छे से डायग्राम देख सकते हो, ये लकड़ी का कॉर्क है, और मतलब लकड़ी का गत्ता आप कह सकते हो। इस पे तो बेटा लोहे की कीलें ठुक रही हैं, यहाँ पे ये लोहे की कीलें यहाँ पे इसमें लगाई गई हैं। इसमें एक वायरिंग की गई है यहाँ से तार से ऐसे करके, और एक अलग कील है उस पर वायरिंग की गई है बेटा। ये यहाँ पर क्या है, कुंजी, जिसको आप देसी भाषा में
स्विच कह सकते हैं इंग्लिश में, स्विच हिंदी में चटकनी कह सकते हैं आप। और लगा रखा है बेटा, यहाँ पर एक बल्ब लग रहा है बच्चे, आपको दिख रहा होगा। ये बल्ब कौन सा वाला है? ये बल्ब बेटा आपका डीसी बल्ब है, छोटा सा। एलईडी बल्ब नहीं कहेंगे आप इसको, या आप जो कांच का बल्ब आता है आपके घरों पर दुकानों पर मिलता है वो बल्ब नहीं लगाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब होता है बेटा, उस बल्ब की बात कर रहे हैं जो कि बैटरी वगैरह में लगा हुआ था, डीसी बल्ब कह सकते हैं उसको। और यहाँ पर लगा रखी है बेटा एक बैटरी। क्या लगा रखी है? एक बैटरी। और ये भी कौन सी बैटरी है बेटा आपकी? जैसे सेल होता है, दो या दो से अधिक सेल आप जोड़ सकते हो तो एक बैटरी बन जाएगी। आती है बाजार में, छोटी सी बैटरी मिलती है, मैं आपको बता दूंगा, सिंपल एक बैटरी। हालांकि आप जब फिजिक्स पढ़ोगे आगे तो इन चीजों की बहुत अच्छे से जानकारी, बैटरी क्या होती है, क्या काम रहता है, बल्ब क्या है, क्या काम करता है, और कुंजी किस किस टाइप की होती है, कुंजी क्या करती है, इसका सिद्धांत क्या है, ये सब चीजें आप जब फिजिक्स का चैप्टर पढ़ोगे तब पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक दूसरा है। क्या टॉपिक है? कि भाई इन सभी को बारी बारी से इसमें भरना है। सबसे पहले हमने ग्लूकोज भरा, हमने एल्कोहल भरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सब हमने बेटा इसमें भरा। और हमने जैसे ही स्विच चालू किया तो हमने बारी बारी से देखा बैटरी लगा के, तो बैटरी का एक सिरा, बैटरी के दो सिरे होते हैं बेटा, आपने सेल वगैरह देखा होगा, जैसे सेल होता है अलग अलग कंपनी के मार्केट में आते हैं, तो उसके एक तरफ प्लस रहता है और एक तरफ माइनस रहता है। ठीक, आप देख सकते हैं। तो हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ ऐसे धारा बहेगी। तो बच्चे, हमने सबसे पहले ग्लूकोज भर के देखा, तो जैसे ही हमने ग्लूकोज भर के देखा, इसमें ग्लूकोज का घोल भर के देखा, आप चूर्ण के रूप में ग्लूकोज का ना लें, इसमें पानी में मिला के ग्लूकोज को आप इसमें भर सकते हैं। तो हमने जैसे ही कुंजी दबाई तो देखा हमने बल्ब जला कि नहीं जला। तो आप जब इसको प्रयोगशाला में अपने स्कूल के टीचर के साथ में करने जाओगे बच्चे, आप कहोगे तो हम भी इस एक्सपेरिमेंट को, बहुत सिंपल है, आप घर पे भी कर सकते हो। तो आपने किया, कुंजी जैसे ही दवाई, ग्लूकोज भर के कुंजी जैसे ही दवाई, तो आपने देखा बेटा बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो इस कंडीशन में बेटा बल्ब नहीं जला, ध्यान से समझना। इसके बाद आपने बेटा एल्कोहल इसमें भरी और आपने फिर कुंजी दबाई और धारा प्रवाहित करके देखी इसमें, तो फिर देखा बेटा बल्ब इस कंडीशन में आपका नहीं जलेगा। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं जलेगा। फिर इसके बाद कर रहे हैं बेटा हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे ही हम इसमें भरते हैं तो क्या होता है बेटा, जैसे ही हमने स्विच को दबाया तो बेटा बल्ब जलेगा, यानी धारा प्रवाहित हो गई। धारा बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच गई, यानी कि परपथ पूरा हो चुका है, सर्किट पूरा हो चुका है, अर्थात धारा बहेगी। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा बल्ब जलेगा और धारा बहेगी, बल्ब में से होकर धारा बहेगी, यानी यहां से बेटा तुम्हें पता है एक तार अकेला हम अगर स्विच में लगाएंगे तो धारा बहेगी क्या, यानी बल्ब जलेगा क्या, कोई भी उपकरण जलेगा क्या? तो आपको पता होगा बेटा नहीं जलेगा। तो आप जब दूसरा स्विच में दूसरा भी टर्मिनल लगाओगे तब ही धारा बहेगी। फिर आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो आपने चारों पदार्थों के साथ में इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो आपने देखा इन दोनों पदार्थों के साथ बल्ब नहीं जलेगा, और इस पदार्थ, ये दोनों जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके साथ में बल्ब जल जाएगा। अब हम कर क्या रहे थे बेटा इस एक्सपेरिमेंट में? तो इस एक्सपेरिमेंट में बच्चे हम कर रहे थे कि जो आपका अम्ल था हम उसकी चेकिंग कर रहे थे कि सभी अम्लों में हमने देख लिया कि हाइड्रोजन गैस होती है। तो यहाँ से प्रश्न ये उठता है कि बच्चा कहता है कि सर जितने भी ऐसे यौगिक हैं बेटा जिनमें कि हाइड्रोजन है, क्या उनमें सभी में वो अम्ल होते हैं? तो हमने चेक करके देखा कि ऐसा नहीं है। तो देखिए इनमें ग्लूकोज में, एल्कोहल में, इनमें भी हाइड्रोजन था लेकिन इनमें धारा नहीं बही, लेकिन जो अम्ल थे जिनमें की हाइड्रोजन थी उसमें धारा बही। अब हम आगे ये कारण पढ़ेंगे कि भाई अम्लों में धारा बहने का क्या कारण है, या अम्ल ने ऐसा क्या किया, उस पात्र में अम्ल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बैटरी से धारा एक टर्मिनल से कील से होते हुए दूसरे टर्मिनल में पहुंच गई। यहाँ पे टच तो हो नहीं रही बेटा, ये कील अलग है और ये कील अलग है। तो ऐसा किस लिए हुआ? तो बेटा ऐसा होता है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ी सी आपके लिए नई बात होगी कि बेटा दुनिया में कभी भी आप किसी भी जलीय विलयन में आपको धारा बहाना है। किसमें? जलीय विलयन में आपको धारा बहाना है। तो जलीय विलयन में धारा बच्चे, जैसे कि तार में धारा बहती है, डोरी में, वायर में धारा बहती है, आपके घरों पे पंखा लाइट वगैरह चलते होंगे तो वायर में धारा बह रही होती है। तो बेटा जो आपका चालक होता है वायर, किसी भी धातु का, एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का हो, जो भी है, उसमें जो बच्चे धारा बहती है वो धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। लेकिन किसी भी जलीय विलयन में धारा अगर आपको बहाना है
तो उस जलीय विलयन में होना चाहिए बेटा आयन। क्या होना चाहिए? आयन। यदि आयन है तो धारा बहेगी। सर ये आयन क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूं आयन क्या होता है। तो और ये सभी अम्ल जो हैं इनमें आयन होता है। इसी कारण से इस पात्र में जब हम अम्ल भरते हैं तो बैटरी का परिपथ पूरा हो जाता है। कुंजी के दबाने से परिपथ के पूरे होने से बल्ब में से धारा बहने लगती है, अर्थात बल्ब जलने लगता है। तो क्या होगा बच्चे, आयन के बारे में बात करें तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, तो जैसे ही बच्चे हमने ये जलीय विलयन था इसका AQ, आप सभी जानते हैं मैं अध्याय 1 में पढ़ चुका हूं कि जलीय विलयन के लिए हम AQ लिखते हैं। तो जैसे ही हम इसमें धारा बहाते हैं, ओ सॉरी, जिसको जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, घोलते हैं, जल में इसको घोलते हैं, तो बेटा इसमें H+ आयन अलग हो जाता है और जो आपका Cl- आयन है वो अलग हो जाता है। अब ये कहां से आए? तो बेटा जब इन्होंने क्रिया करी थी, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया और हाइड्रोजन ने, ये दोनों ने आपस में क्रिया करके जुड़ गए थे। अब ये दोनों आपस में क्रिया करके जुड़े, जब इनको हमने जल में प्रवाहित किया तो क्या हुआ बेटा, ये दोनों आयन अपने अलग अलग हो गए। तो इसको बोलते हैं बेटा हम आयन। यहां पे हम ये कह सकते हैं, यानी कि किसी भी तत्व पर जब उसके परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उस कंडीशन में हम उस तत्व को आयन के रूप में प्रवाहित, मतलब आयन के रूप में संबोधित करते हैं। उसका नाम हम आयन बोलते हैं। जैसे H+ आयन, Cl- आयन, जैसे कि यहां पे लिखा है बेटा HCl, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन यानी धनावेश ज्यादा नहीं है, ऋणावेश कुछ नहीं है, तो ये यौगिक है। लेकिन यौगिक टूटकर आयन में परिवर्तित हो गया, यानी अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने एक दूसरे को साझा किए थे, दिए थे एक दूसरे को, वो उन्होंने वापस ले लिए, तो ये बन जाता है बच्चे आयन। तो अब H+ आयन है, ये ग्लूकोज और एल्कोहल, इनको आप जल में घोलोगे तो इसमें आयन उत्पन्न नहीं होते। तो आयन हो तभी धारा बहेगी, आयन नहीं हो तो धारा नहीं बहेगी। और जितने भी अम्ल हैं सभी में H+ आयन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आप अगर देखोगे तो H2SO4 AQ, तो इसका आपने जलीय विलयन किया तो यहां से भी बच्चे आपका 2H+ आयन आपको अलग मिलता है। और SO4, ये ध्यान रखना है आपको, अवस्था जरूर लिखनी है इसकी, 2H+ काय में है, AQ में, और SO4 2-, ये आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चे कि ये 2- क्यों आया, यहाँ पे 2H क्यों आया, यहाँ H अकेला क्यों आया। इस तरीके की जानकारी आपको थोड़ी बहुत पहले से होनी चाहिए। ये बेस है, ये हर क्लास में हर जगह पे नहीं समझाया जा सकता, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, आपको पिछली क्लास की नॉलेज होना चाहिए। यदि नहीं है तो इस पे हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो हमने आपको बताया बच्चे कि सभी अम्लों के हम क्या पढ़ रहे थे, सभी अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं ये हम देख रहे थे। तो हमें अम्ल की एक समानता पता चली कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। तो हमने देखा कि क्या वे सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होता है वो अम्ल होते हैं। तो हमने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जिसमें कि ये सिद्ध हो गया कि जरूरी नहीं है कि जिस यौगिक में हाइड्रोजन हो उस यौगिक में, मतलब वो यौगिक अम्ल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ग्लूकोज और एल्कोहल दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है और उनमें हाइड्रोजन है लेकिन वो अम्ल नहीं है। ठीक, तो अब फिर ये पता चला कि अम्ल है तो धारा बह गई, यानी बल्ब जल गया। तो ऐसा क्या हुआ बेटा, तब ऐसा क्या हुआ? तो हमने देखा बेटा, तो मैंने आपको बताया कि HCl और H2SO4 इन दोनों को जब जल में आप घोल देते हो तो H+ आयन मिलता है। इसमें एक H+ आयन, इसमें 2H+ आयन आपको मिले, जिसकी वजह से इस पात्र में धारा बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई थी। चलिए अब आगे आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना बेटा। यही एक्सपेरिमेंट आपको बेटा क्षार के साथ करना है। क्षार में कौन कौन लोग हैं, एक उन्होंने किताब में दे रखा है कि आप NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम लिख रखा है बेटा उन्होंने। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, CaOH का होल ट्वाइस ले सकते हो। आप क्षारकों, इनमें इन क्षारकों के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है, यानी कि आप क्या ले लो, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को आपने पात्र में लिया, फिर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो आप देखेंगे बच्चे इस कंडीशन में भी जब आप इसका जलीय विलयन लोगे तो बल्ब जलेगा। इसका तात्पर्य होता है कि क्षारकों में भी आयन होते हैं और जब उनको जल में घोला जाता है तो वे अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से धारा बहने लगती है। मैंने एक बात और बताई थी, इसको आप नोट कर लें बच्चे।
अभी वीडियो को पॉज करके मेरे बोलने के बाद आप नोट करेंगे, जब बाद में वीडियो को देखोगे आप, क्या कि किसी भी जलीय विलयन में यानी विद्युत अपघट्ट में धारा का वाहक कौन होता है? आयन होते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चालकों में धारा वाहक होते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है बेटा, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? तो ये मैंने बता तो दिया आपको, अगला टॉपिक क्लियर कर दिया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक कि जलीय विलयन में 2.3 टॉपिक दे रखा है कि जलीय विलयन में क्या दे रखा है बच्चे? जलीय विलयन में बच्चे, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? राइटिंग समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में क्या होता है। तो मैंने आपसे बोल दिया बेटा कि इसका उत्तर सीधा सा है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक, वे अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। आप क्या लिखोगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। और भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है, हम उसको देखेंगे। मैं एक सेकंड पानी पी लेता हूं बच्चों। आप जब तक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कोई समस्या तो नहीं आ रही। एक बच्चा कह रहा है कमेंट में कोर्क रबर का है, सोनू साहू, बहुत अच्छे, कम से कम ये तो पता चला कि आप किताब में देख तो रहे हो कम से कम, बहुत बढ़िया है बेटा। आपकी किताब में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें जो कोर्क है वो रबर का है, मेरा कोर्क लकड़ी गई है। ठीक, तो शायद आप मेरी बात समझ चुके होंगे, मेरा कोर्क आपका लकड़ी गई है और लकड़ी के कोर्क से भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, रबर का जरूरी नहीं है। चलिए, अब आपने देखा, तो अगले टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को दो और देखेंगे आगे से, क्या जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं बच्चे, आप थोड़ा बहुत नोट कर लें, इसमें से क्या नोट कर लें वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ये सब नाम आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, फॉर्मूले वगैरह याद होनी चाहिए, ये मैं आपको साफ कर रहा हूँ, आप अच्छे से बना के देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक, तो मैंने उसके लाने बेटा दो परख नली ली, आप ध्यान से समझेंगे क्या ली, दो परख नली ली। चलिए, एक यहां पर और एक और परख नली, ये बिल्कुल कांच की होती है बेटा, सीधी होती है, अभी जैसी भी बन गई वैसी ठीक है, मार्कर वाले बोर्ड पे परख नली वगैरह थोड़ा। तो बेटा एक परख नली ऐसी है जो बिल्कुल शुष्क है, शुष्क, शुष्क मतलब होता है सूखी हुई परख नली। और ये कैसी है? ये नॉर्मल है या इसमें थोड़ा बहुत जल वगैरह है। ठीक, आप समझे बात को, दो परख नलियां हैं बेटा। और नीचे बेटा आपको स्पष्ट नोट करके भी दे रखा है कि ये एक्सपेरिमेंट आप अगर ऐसे मौसम में कर रहे हो जो कि अभी चल रहा है, कैसे मौसम में, जिसमें कि नमी बहुत ज्यादा है, बरसात का मौसम, तो आप परख नली को कैसे सुखाओगे? तो उसके लिए एक शानदार चीज होती है जो कि उसमें दे भी रखी, कैल्शियम क्लोराइड की रक्षक वाली नली। कैल्शियम क्लोराइड ऐसा होता है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड एक चूर्ण होता है जिसको कि आप परख नली में पटक दो और उसको वापस कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, परख नली बिल्कुल उसकी जो नमी है वो पूरी नमी कैल्शियम क्लोराइड में आ जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक, सुखाने के लिए। तो एक परख नली में क्या कर रखा है बेटा इन्होंने, 1 ग्राम NaCl ले लो, के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कर लेंगे। परख नली में कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी डालिए। आपने क्या परीक्षण किया, क्या निकास नली में कोई गैस बाहर आ रही है? बिल्कुल आएगी बेटा गैस बाहर। इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम लीले लिटमस पत्र द्वारा जांच करेंगे। बात समझना, जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है बच्चे? हाइड्रोजन गैस। अब आप समझेंगे जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है बेटा, इसमें हमने क्या भर लिया, NaCl वगैरह। आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट को देखो, दोनों परख नलियों में उन्होंने क्या किया है, परख नली सोडियम क्लोराइड क्या भर लिया बेटा, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, बात को समझे। और क्या डाल दिया बेटा इसके ऊपर से, इसके ऊपर से प्लस इसमें मिला दिया H2SO4 जो कि क्या है, अम्ल है। और इसमें भी हमने क्या किया, सेम यही कर रखा, दोनों में यही कर रखा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। H2SO4 और प्लस NaCl, ठीक, सूखी परख नलियां थी, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इनकी जब आपसे अभिक्रिया करवाई जाएगी, इनकी अब जब आपसे अभिक्रिया करवाई जाएगी तो इसमें से गैस निकलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर,
हम क्या कर रहे हैं, यहां पर शुष्क दोनों परख नलियां, जो गैस इसमें से निकल रही, उस गैस के आगे हम एक बेटा आपका शुष्क लिटमस पत्र, शुष्क लिटमस पत्र लेके आ रहे हैं इसके साथ सामने, और इसमें बेटा नमी युक्त लिटमस पत्र, नमी युक्त लिटमस पेपर। अब आप लिटमस पेपर तो जानते हो बेटा क्या काम होता है इसका, और वो भी कौन से कलर का है, नीला। कौन सा है, नीला। और यहां भी कौन सा है, नीला। तो एक नीला लिटमस पेपर हमने लिया, जो कि क्या होता है बेटा आपका प्राकृतिक सूचक होता है, किस बात का, अम्ल और क्षार का। यानी कि हम आपके लिटमस पेपर के बारे में बता देते हैं, हमने आपको पहले भी बता रखा है, लिटमस पेपर एक ऐसा प्राकृतिक सूचक होता है बेटा जो अम्ल और क्षारकों की पहचान के लिए उपयोगी होता है। यदि नीले लिटमस पेपर को हम अम्लीय माध्यम में लेकर चले तो बेटा वो क्या हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक, अब इसमें से जो H+ निकला, यानी हाइड्रोजन गैस आपकी निकली बेटा, हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रही, वो बेटा जो नमी युक्त लिटमस पेपर था उसका तो कलर चेंज करके कैसा कर देगा बेटा, लाल। कैसा कर देगा, लाल। और जो सूखा बिल्कुल लिटमस पेपर था बेटा, उसके कलर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने क्या देखा कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे इस चीज का, तो आप क्या देखोगे कि जो आपका बेटा नमी युक्त नीला लिटमस पेपर था उसका कलर तो चेंज हो गया, लेकिन जो सूखा लिटमस पेपर था उसका कलर चेंज नहीं हुआ, वो नीले का नीला ही रहा। तो ऐसा क्या हुआ, तो इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, आप अगले पेज पे देख सकते हैं कि जल की उपस्थिति में, बात समझे, जल की उपस्थिति में HCl में जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, अब बात समझना, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, इन दोनों की अभिक्रिया कराई, H2SO4 और प्लस NaCl, तो आपका बना बेटा HCl बना, इसमें क्या बना, HCl, यहां से H और यहां से Cl बना, और दूसरा बन जाएगा Na2SO4। चलो ये अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, Na2SO4 ये बन गया आपके। तो जो HCl बना, शायद मैं पहले हाइड्रोजन बोल दिया था मैंने इसमें, नहीं नहीं हाइड्रोजन नहीं बोलना बेटा, आपको बोलना है HCl निकलेगा। मैंने अभिक्रिया नहीं करवाई थी, मैं कुछ और समझ के बैठ गया था, तो डायरेक्ट मैंने बोल दिया कि शायद हाइड्रोजन गए। तो देखो अभिक्रिया कौन सी है, H2SO4 और NaCl, इन दोनों को मिला रहे हैं, तो इसका Cl इस H के पास, इसका SO4 Na, तो ये बन गया बेटा आपका HCl। और इस HCl की क्रिया हम काहे से, नीले लिटमस पेपर से कराएंगे जो कि नमी युक्त है, तो उसका कलर लाल हो जाएगा। और जबकि इस HCl की, जो कि इन दोनों की अभिक्रिया से निकलेगा HCl, उसमें बेटा ध्यान रखना कौन है आपका, H है, तो इसकी हम अभिक्रिया काहे से, नीले शुष्क लिटमस पेपर से कराएंगे, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अब ऐसा क्या हुआ भाई, तो देखिए बेटा ऐसा क्या हुआ, तो आप ध्यान से समझेंगे कि बच्चे जो HCl बन रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो HCl बन रहा था इनकी अभिक्रिया से, NaCl और H2SO4 की अभिक्रिया से परख नली में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा था, उसकी जो वाष्प मतलब गैस के रूप में जो निकल रहा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसने जब नीले लिटमस पत्र जो कि नमी वाला था, नमी का मतलब होता है बच्चों जल से अभिक्रिया उसने करी, तो क्या निकालता है बेटा, जब जल से उसने अभिक्रिया करी तो वो पहले तो बना लेता है H+ आयन, इसके अलग होता है H+ आयन, और ये देखो ये अलग अलग हो जाएगा, ध्यान से समझो, ये अभिक्रिया डायरेक्ट नहीं हुई, किताब में डायरेक्ट दे रखी, दो पदों में होती, ध्यान से सुनेंगे। पहले तो H+ अलग हो जाता है विलयन में, AQ, ध्यान से नहीं दिख रहा हो तो समझिए H+ AQ और Cl-, तो ये जो H+ AQ है ये एक और H2O से अभिक्रिया करेगा, जो कि बनाता है बेटा H3O+, जिसका की नाम होता है बच्चों हाइड्रोनियम आयन। बच्चों क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन, ध्यान से समझे, क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। सर ये क्या होता है, मैं एक बार और बना के बता देता हूं, अच्छे से आप समझे बेटा, देखना कि जो आपका HCl था उसकी गैस थी, वाष्प थी, वो जैसी बेटा नमी वाले नीले लिटमस पेपर से आई, तो उसने वो पहले तो क्या हो गया, टूट गया, H+ में अलग और Cl- अलग। तो ये जो H+ आयन मिला, काय का, नमी थी इसके साथ में, तो नमी का मतलब होता है बेटा क्या, H2O। जब इन दोनों ने अभिक्रिया करी तो बना बच्चे आपका H3O+, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोनियम आयन। ध्यान से, क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। और इसी की वजह से क्या हो जाता है बेटा, इसी की वजह, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी आपका क्या है, अम्ल है, तो उस अम्ल में H+ होगा, और वो H+ यदि कहीं पे नमी होगी तो वो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो H+
जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो अम्ल होता है वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, आप ऐसा डायरेक्टली कह सकते हो, ठीक, इनडायरेक्ट बनाता है। लेकिन बेटा जो सूखी लिटमस पेपर था, सूखा लिटमस पेपर था, उसमें नमी नहीं थी, तो उसमें ये जल नहीं था। अब ये जल नहीं था तो ये H+ आयन अभी भी था। पॉइंट को समझे आप, H+ आयन अभी भी था। तो अकेला H+ आयन ने नीले लिटमस पत्र का कलर नहीं बदला, नहीं बदला। तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है? तो हाइड्रोनियम आयन होना चाहिए, यानी जल का अणु होना चाहिए, ठीक। तो इसमें आगे लिख भी रहा है बेटा, हाइड्रोनियम आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, हाइड्रोनियम आयन जो रहता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ अब मिलकर रह सकता है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+, ध्यान से सुनो, जो हाइड्रोजन आयन है ना, क्या कह रहा, हाइड्रोजन आयन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो जल के अणुओं के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। आई बात समझ में? इसीलिए हमेशा H+ को या तो ऐसे दर्शाते हैं, AQ का मतलब H+, AQ का मतलब जलीय विलयन, तो उसका मतलब यही है। या फिर आप इसको ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट कि जल अगर है तो वो अपने आप ही क्या बना लेगा? H3O+, ध्यान रखना, H3O+ बना लेगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में दर्शाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा कैसा ही बेटा, हमने देखा कि अम्ल में क्या है? H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन अथवा H+ आयन प्रदान करता है, देता है, होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। क्या क्षारकों में भी ऐसा होता है बेटा? तो जो क्षारक होते हैं बेटा उनमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। कैसे पता? देखो, अब ये मैं साफ कर रहा हूं और जहां क्या लिख रहा है, जलीय विलयन में अम्ल का क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया, क्षारकों का क्या होता है वो देखेंगे हम। तो जलीय विलयन में क्षारक, देखो ध्यान से, जलीय विलयन में क्षारक, जलीय विलयन में क्षारक, आप कंफ्यूज ना हो, मैं एक ही चीज को इधर उधर लिख के समझा रहा हूं। तो क्षारक क्या होता है? कुछ नहीं, जलीय विलयन में क्षारक है ना NaOH, तो बेटा जैसे ही इसकी अभिक्रिया हम काइस करा देते हैं जल से, यानी कि H2O, जलीय विलयन में इसको मिला देते हैं, तो ये Na+ अलग हो जाता है और OH- अलग। तो जितने भी क्षार हैं उनमें होता है बेटा हाइड्रोक्साइड आयन, OH होता है, इसका नाम आप पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, नाइन्थ से। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके नीचे फिर बेटा ऐसा दे रखा है कि जो जल में घुल जाते हैं वो क्षार, जो जल में घुल जाते हैं वो क्षारक, अभी तक मैं क्षारक क्षारक लिख रहा था सभी जगह पे, तो बेटा जो जल में क्षारक घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, ठीक। अब नीचे अगले में आ जाइए, नीचे फिर बेटा एक और आपको क्या दे रखा है, एक और क्रियाकलाप दे रखा है, वो अगली चीज का क्रियाकलाप है। वो क्रियाकलाप इस चीज का है, बता रहे हैं आपको, एक मिनट, कि क्या लिख रहा है, अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। बस एक चीज और पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आप भी अपना फ्री हो जाइए और इस चीज को अच्छे तरीके से पढ़िए। तो अभी मेरी इतनी बात समझ में आई होगी बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा। अब आप सामने नहीं हो तो मुझे थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि पता नहीं तुम समझ पा रहे होगे, इसलिए मैं बार बार एक एक चीज को बोलता रहता हूँ। आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ ना उस, चलिए वो बीच बीच में कॉल आ जाता है बेटा, आप ध्यान से सुने। देखिए, तो क्या है बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं कि आइए देखें कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। अम्ल या क्षारक में, या अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने, जल में मिलाने से क्या होता है। तो टॉपिक क्या है बच्चे, अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने से क्या होता है। पॉइंट समझे कि एक पात्र में आपने क्या ले लिया, जल ले लिया। इस पात्र में आपने क्या ले लिया बेटा, एक जल ले लिया। तो बेटा इसमें आप ऊपर से, इसमें क्या है बेटा आपका H2O, क्या है,
H2O दिख रहा है, चलिए आवाज आ रही। आपने मिला दिया इसमें, आप HCl मिला दो या अन्य कोई सा अम्ल मिला दो और धीरे धीरे बूंद डालना है। और बेटा सावधानी बरतनी है। अगर आप इसको, वैसे तो घर वगैरह पे नहीं करना होता इन एक्सपेरिमेंट्स को, क्योंकि अम्ल बहुत खतरनाक होता है। आपकी किताब में एक चित्र भी बन रहा है, आप पास में देख सकते हैं। अम्ल अगर हाथ हाथ वगैरह पे या कपड़े वगैरह पे गिर जाएगा तो वहां पे दिक्कत आ सकती है बहुत ज्यादा। यदि सांद्र अम्ल है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इन एक्सपेरिमेंट को हिसाब से करते हैं। और देखिए आप क्या करना है कि जल में अम्ल मिला रहे हैं, ना कि अम्ल में जल। ध्यान रखना, अम्ल अगर इसमें भर दिए और ऊपर से जल डाल रहे हैं, ये तो कभी करना ही नहीं, विस्फोट हो जाएगा बच्चे। एकदम से बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। हम अम्ल को भी सावधानी से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? ये जल है ना, इसको हम हिलाते रहेंगे, मतलब इसमें हिलाते रहेंगे इस जल को हम, और ऊपर से हम एक एक दो दो बूंद करके क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। तो क्या होता है, हमने ऐसा करके देखा। तो हमारा टॉपिक ये अम्ल या क्षारक को हम जल में मिला दें, तो अम्ल या क्षारक को यदि हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? तो कुछ नहीं बेटा, अम्ल या क्षारक को हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है बेटा? उसमें से गैस निकलती है, उसमें से गैस निकलती है, HCl और H2O देख रखते हो आप, देखिए। और अब आपको यह भी देखना है कि जब आपने थोड़ा बहुत अम्ल वगैरह मिला दिया, अम्ल वगैरह मिला दिया किसमें? जल में, तो आपको ये जो पात्र है इसको बाहर से टच करके, स्पर्श करके देखना होता है। तो आपने जब इसको स्पर्श करके देखा तो पता चला कि बेटा ये तो गर्म हो गया। तो यहां से क्या पता चलता है कि भैया इसमें, यानी कि जब भी हम काय में जल में क्या मिलाएंगे? अम्ल मिलाएंगे, जल में अम्ल मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, वो एक अलग बात है बेटा। बहुत अधिक ऊष्मा निष्कासित होती है। क्या निष्कासित होती है? बहुत ज्यादा ऊष्मा निष्कासित होती है। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है, जो कि मैंने आपको अध्याय 1 में बताई थी, याद करो जल्दी से। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बेटा जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, कौन सी कहलाती है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो ये बहुत तीव्र ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है और बहुत अधिक मात्रा में बेटा ऊष्मा निकलती है। ठीक, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो ऐसा आपको इसमें दे रखा है, ठीक। और यदि आपने क्या कर दिया? ज्यादा मात्रा में डाल दिया, ज्यादा मात्रा में डाल दिया, यदि आपने, ये लिख रहा है, ऊष्मा के कारण जो मिश्रण है वो आस्फलित होकर बाहर आ जाता है। आप जल भी सकते हैं यदि आपने ज्यादा अम्ल डाल दिया, मतलब एकदम से तुमने बहुत ज्यादा, मैंने क्या बोला, बूंद बूंद करके डालना है। आपने एकदम से ज्यादा अम्ल, तो ये जो जल है इसमें एकदम से उबाल आएगा। दूध नहीं उबाल जाता, दूध में बाहर निकल जाता है, ऐसे ही इसमें उबाल आएगा। तो आपने हाथ माथ पकड़ रखा है उसको, तो बेटा क्या हो जाएगा? मतलब आपके लग सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा? घाव वगैरह बन जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे एक्सपेरिमेंट वैसे भी आप यदि अपने स्कूल में प्रयोगशाला वगैरह में करते हो तो आपको ध्यानपूर्वक करना रहता है, ठीक, टीचर की उपस्थिति में। और कई कई बार इतना, मतलब आपने ज्यादा अम्ल मिला दिया तो बेटा मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक। तो जो गिलास वगैरह है या जो भी आपका बीकर वगैरह है वो ऊष्मा को सहन ही नहीं कर पा रहा, बेटा आपका गिलास वगैरह टूट सकता है। यानी कि आप ये समझ लें कि जब भी जल में अम्ल को मिलाएंगे तो बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अब ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी तो क्या क्या हो सकता है आप समझ जाते हैं। चलिए अब हम यहां से बेटा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छी सी बात बताते हैं जो कि परीक्षा में भी आता है बेटा, कि तनुकरण। क्या शब्द है बेटा आपका, कि तनुकरण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना है, इसी चीज से रिलेटेड है बेटा। तनुकरण किसे कहते हैं? या तो आप जल में अम्ल मिलाओ या अम्ल में जल मिलाओ। अम्ल में जल इतना आसान नहीं रहेगा मिलाना, तो ध्यान रखना, अम्ल में जल मिलाना। तो अब इस अभिक्रिया में हम यही बोलेंगे कि तनुकरण क्या होता है। तो आपकी किताब में दे रखा है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने, पॉइंट समझना। जल में क्या परिभाषा है बेटा आपकी? जल में अम्ल या क्षारक, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से। तो बेटा मुझे, मेरी एक बात समझना, कि पहले जैसे मान के चलो जल था बहुत सारा, आपने अम्ल की एक बूंद मिलाई, तो सब जानते हैं बेटा जैसे ही अम्ल की एक बूंद मिलाई तो क्या बनेगा? H+ और Cl- बोल दो, ठीक है। H+ यहाँ पात्र में ही रहेगा, तो जैसे ही H+ आयन है बच्चे, ये क्या करता है? जल के अणु से क्रिया करके और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ध्यान से समझेंगे, क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन है। अब आपने क्या कर दिया बेटा? आपने इसमें क्या मिला? हाइड्रोनियम आयन थे बहुत सारे, मतलब जितनी भी बूंदें थी। तो आपने क्या कर दिया? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से क्या हो जाता है? ये जो हाइड्रोनियम आयन है, इनकी सांद्रता में कमी आ जाती है। हाइड्रोनियम आयन की या OH- आयन मिलाने से
क्या हो जाता है, मिलाने पर या मिलाने से आयन की सांद्रता, कौन से आयन, ये H3O+ और क्षार में कौन सा होता है रे बालकों, क्षार में कौन होता है OH-। तो हम साथ में लेके चल रहे हैं, तनुकरण अकेला अम्ल का ही नहीं किया जाता, क्षार का भी किया जाता है। तो इसलिए जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर या मिलाने से आयन की सांद्रता, और कौन से आयन की, आप लिख देना H3O+ या फिर OH- की सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, सांद्रता में कमी आ जाती है या कमी हो जाती है। ठीक है, जो भी आप लिख दो अच्छे से किताब से भाषा, कमी हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। एवं अम्ल या क्षारक क्या हो जाते हैं, तनुकृत हो जाते हैं, इसी को हम तनुकरण कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो बात आई समझ में। एक बार और बच्चे तनुकरण समझ गए, जल में अम्ल या क्षारक आपने मिला दिया। तो प्यारे बच्चों, अम्ल में तो प्योर अम्ल ही था, तो पूरे के पूरे ही क्या थे, H+ आयन थे। अब आपने उसमें जल मिला दिया, या सॉरी, अम्ल को आपने जल में मिला दिया, तो प्रति इकाई सांद्रता में, यानी कि एकांक आयतन में, इतनी छोटी सी जगह में H3O+ या OH- पहले कम थे। बात आ रही समझ में, यहां पे ज्यादा है और यहां पे क्या हो गए, कम हो गए। या आप इतनी सी जगह में देख रहे हो, तो कितने मिलेंगे बेटा, या आप ऐसा समझ सकते हो, चलो मैं आप इसको एक ऐसा एग्जांपल दूं कि आपने अम्ल लिया, क्या लिया बेटा, आपने अम्ल लिया, और अम्ल का आपने एक चम्मच अलग किया, ठीक, यानी कि आपने छोटा सा अम्ल का भाग एक अलग कर लिया, और इसमें आपने देखे कि कितने हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, तो बेटा बहुत ज्यादा संख्या होगी। क्यों, क्योंकि बेटा अम्ल ही है प्योर। ठीक, अब आपने उसमें क्या मिला दिया बेटा, थोड़ा बहुत अम्ल मिला दिया जल में। अब आपने उतना ही पदार्थ जो कि पहले लिया था, अब दोबारा से लिया, तो इसमें आपने देखा कि H3O+, तो ये अब कम है पहले की अपेक्षा, जबकि मात्रा दोनों बार कैसी थी, सेम। तो इसका मतलब होता है कि जब हम जल में अम्ल मिलाते हैं, तो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, अम्ल मिला रहे हैं तो क्षार मिला रहे हैं तो OH-, उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा तनुकरण करना। क्या बोलते हैं, तनुकरण करना। आगे जाके आप इसको नॉर्मल पढ़ोगे, अम्ल में आप पानी मिला दो, पानी ज्यादा मिला दिया, अम्ल तनु हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखते हैं कितना टाइम हो चुका है, अभी मैं देखता हूं, एक सेकेंड। आप कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं अगर समझ में, हाँ समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब अभी भी सब बच्चे जुड़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो हो गई लगभग 47 मिनट की। ठीक है बेटा, तो मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूं। मैंने आपको 2-3 टॉपिक बता दिए, अब हम कल पढ़ेंगे। अब आज तो क्या 1 घंटे लाइट ने खराब कर दिया बेटा, और 1-2 क्लास और भी लेनी है मुझे, तो इसलिए मैं अभी इस क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। हमने क्या पढ़ लिया उसका एक बार सारांश मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने 50 मिनट का पूरी वीडियो हो जाएगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा, आज का टॉपिक था जो कि क्या था, सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं क्या थी, क्या थी, सभी अम्लों एवं क्षारकों। तो बेटा सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ये हमने समानता देखी। फिर हमने देखा कि जितने सारे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन है, क्या वो सभी अम्ल होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी आपके सामने किया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा बच्चे, इसके बाद हमने पढ़ा कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो आपने देखा बेटा जो नमी युक्त नीला लिटमस पेपर था, उसका कलर चेंज हो गया, लाल हो गया, जबकि जो सूखा लिटमस पेपर था उसका कलर चेंज नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया बेटा, जल में अम्ल को मिलाया। तो अब आप इस टॉपिक से जो प्रश्न दे रखे हैं आपके पाठ्य के अंतर्गत, उनको आप करने की कोशिश करें। उनमें से कोई सा डाउट होता है तो मुझे आप बताएं। ठीक है, वो कैसे बताएं आपको पता रहेगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप बताएं। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा सभी बच्चों को, जय श्री कृष्णा। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, जय श्री कृष्णा।